5वीं सदी से तकरीबन 13वीं सदी तक सेंट अगस्टिन की सोच जो है वो काफ़ी हद तक हावी रही, पुरअसर रही, इन्फ्लुएंशियल रही। और बुनियादी तौर पे सेंट अगस्टिन ने प्लेटो की सोच को क्रिश्चियन रंग में प्रेजेंट किया, पेश किया। मगर एरिस्टोटल का क्या बना? एरिस्टोटल की सोच का क्या बना? हकीकत ये है कि अक्सर जो उसके वर्क्स थे, एरिस्टोटल के वर्क्स थे, उनका तर्जमा ही नहीं हुआ था, लिहाजा और यूरोप के जो लोग थे वो एरिस्टोटल को बिल्कुल नहीं जानते। सवाए ऑर्गेनॉन के, जो एरिस्टोटल के लॉजिक पे वर्क्स थे, उनके बारे में लोग कुछ ना कुछ इल्म ज़रूर रखते थे। और एरिस्टोटल का तर्जमा करने वाले शख्स का नाम है बोइथियस। बोइथियस की पैदाइश रोम में हुई 480 CE में और वफ़ात हुई 525 CE में। और वो एक बड़े अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था, लिहाजा वो ग्रीक भी जानता था, वो लैटिन भी जानता था, और वो ग्रीक जो पुराना फ़लसफ़ा है उसको बड़ी अच्छी तरह बखूब उससे वाकिफ़ था। 25 साल की नौउम्री में ही वो एक सेनेटर बन गया और उसके बाद वो काउंसिल भी बना 510 AD में, जो किंगडम था ऑस्ट्रोगॉथ्स का, जिन्होंने अब रोमन एम्पायर को टेक ओवर कर लिया था। उसकी ख्वाहिश ये थी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी दोबारा से एक दूसरे के साथ मिल जाए, मगर इस सिलसिले में उसकी जो कोशिशें थीं वो कामयाब नहीं हुई, बल्कि उल्टा उस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी के साथ मिल के वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ गद्दारी की, लिहाजा किंग थियोडोरिक ने उसको सज़ाए मौत सुना दी। जब वो सज़ाए मौत की काल कोठड़ी में था तो उसने किताब लिखी कॉन्सोलेशन ऑफ फिलॉसफी, जिसमें फ़लसफ़ा जो है वो एक औरत है, बोइथियस उससे डायलॉग कर रहा है, और बोइथियस इस डायलॉग में बताता है कि ज़िंदगी जो है वो उसमें कितनी कश्मकश रहती है, उसमें कितनी तज़ब्ज़ुब का शिकार रहती है, कितनी आसानी से एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो एक बुरी ज़िंदगी में तब्दील हो जाती है। मगर बोइथियस का जो सबसे अहम काम है वो है कि उसने एरिस्टोटल के ऑर्गेनॉन वर्क्स, जिसके अंदर लॉजिक की बात की गई है, उनका तर्जमा किया। और तकरीबन 12वीं सदी तक पूरे यूरोप में तमाम जो फिलोसोफर्स थे, जो भी वो एरिस्टोटल के बारे में जानते थे, वो बुनियादी तौर पे बोइथियस के तर्जमे के नतीजे में जानते थे। बोइथियस की वजह से जो मेडिवल यूरोपियन फिलोसोफर्स थे, उनको प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल्स के बारे में पता चला और उन्होंने इस पर बड़ी लंबी बहस वगैरह की। ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम बुनियादी तौर पे ये है कि अगर हम दुनिया को देखें तो दुनिया के अंदर हम ये पाते हैं कि एक ही चीज़ की बहुत सारी मुख्तलिफ शक्लें, बल्कि कोई ऐसी दो चीज़ें नहीं जो कि मुकम्मल तौर पे एक जैसी हों। दो घोड़े जो हैं वो मुकम्मल तौर पे कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, दो इंसान कभी भी एक जैसे नहीं होते, दो फल भी जो है वो कभी भी एग्जैक्टली एक जैसे नहीं हो सकते। तो फिर ये कैसे मुमकिन बनता है कि हम ये कहते हैं कि ये वाला जानवर घोड़ा है, ये वाला जानवर जो है वो घोड़ा नहीं है, ये वाला फल जो है वो सेब है और वो वाला फल जो है वो सेब नहीं है, वगैरह वगैरह। यानी हम कोई भी जनरलाइजेशन कैसे करते हैं कि जबकि तमाम जो कुदरत के अंदर हमें चीज़ें मिलती हैं उनमें से कोई भी दो चीज़ें मुकम्मल तौर पे एक जैसी नहीं होती। और फिर इसके साथ ये मसला भी कि हर चीज़ जो है मुसलसल एक तब्दीली के अमल में भी है, तो इस हवाले से भी किसी चीज़ के हवाले से जनरलाइजेशन करना, उसके बारे में कोई यूनिवर्सल बात कहना, उसके बारे में कोई डेफिनेशनल बात कहना, कोई ऐसी बात कहना जो कि मुकम्मल तौर पे ठोस हो, ये कैसे मुमकिन बन सकता है? इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल्स। इस हवाले से जो एक नुक्ता नज़र बना उसको हम कहते हैं रियलिज्म या अल्ट्रा रियलिज्म। अल्ट्रा रियलिस्ट ये कहते थे कि जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी सिफ्त है कि जिसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि ये भी घोड़ा है और ये भी घोड़ा है और ये भी घोड़ा है, वो सिफ्त पूरे अपने हवाले से उस घोड़े के अंदर मौजूद है, उन तमाम घोड़ों के अंदर मौजूद है। अगर आप ये कहते हैं ये चीज़ सफ़ेद है, वो चीज़ सफ़ेद है और फलानी चीज़ सफ़ेद है, तो सफ़ेदी एक ऐसी सिफ्त है कि जो कि उन मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर मादी तौर पर मौजूद है। तो लिहाजा इस बात से ये नतीजा भी अखज़ होता है कि रियलिस्ट जो थे वो मोनिस्ट भी थे, यानी कि उनका ये नुक्ता नज़र था कि तमाम जो चीज़ें मादे की बनी हुई हैं वो एक ही मादे की मुख्तलिफ शक्लें हैं, और ये जो मुख्तलिफ शक्लें हैं इनके अंदर जो आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ का नतीजा है कि ये हादसाती तौर पर आपको ये थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आ रही, पर हकीकत में इनके अंदर वो सिर्फ वो प्रॉपर्टी मौजूद है कि जिनकी वजह से हम इनको एक यूनिवर्सल कैटेगरी में डाल सकते हैं।
इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। इसमें जॉन स्कॉटस यूरेजेना शामिल थे, इसमें रेमेगियस ऑक्जेयर विलियम ऑफ शैम्पुआ शामिल थे। और थियोलॉजिकली इनका ये नुक्ता नज़र था कि क्योंकि तमाम चीज़ें जो हैं वो एक सब्सटेंस की बनी हुई हैं, लिहाजा जो ट्रिनिटी की डिबेट थी, यानी फादर सन एंड होली गोस्ट की डिबेट थी, उसके अंदर इनका ये नुक्ता नज़र था कि ये तीनों चीज़ें भी बुनियादी तौर पे एक ही हैं, एक ही खुदा है। चाहे वो तीन जो आपको मुख्तलिफ हवालों से बाइबल में उनका जिक्र है, वो बेसिकली एक ही सब्सटेंस, एक ही स्पिरिट, एक ही चीज़ की तीन मुख्तलिफ शक्लें। ये जो नॉमिनलिस्ट थे, ये जदलियात को भी बहुत इस्तेमाल करते थे, जदलियाती तसव्वुर को, यानी डायलेक्टिक्स को। और इनका ये ख्याल था कि जो ट्रिनिटी का फॉर्मूला है, हकीकत में ये अपनी थियोलॉजी में ट्रिनिथिज्म की तरफ भी टेंड करते थे। यही वजह थी कि जो ऑर्थोडॉक्सी थी वो हमेशा इनको समझती थी कि ये जो है गलत डायरेक्शन में, मोनोथिज्म से दूर जा रहे हैं। और अक्सर इनमें से जो फिलोसोफर्स थे उनको डायलेक्टिकल हेरेटिक्स भी बोला जाता था, और नॉमिनलिज्म को बुनियादी तौर पे हेरेसी का तस्वर भी दिया जाता। अब इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि जो रियलिस्ट थे उनका ये ख्याल था कि अगर कोई दीवार सफ़ेद है, कोई घोड़ा सफ़ेद है, कोई महल है कि जो कि सफ़ेद है, तो कोई ऐसी मादी चीज़ उनके अंदर शामिल है कि जिसका नाम है सफ़ेद। कोई ऐसा सब्सटेंस है जो सिर्फ़ और सिर्फ सफ़ेद है और वो उसके अंदर शामिल है, लिहाजा हम उसमें से वो सब्सटेंस निकाल भी सकते हैं। तो नॉमिनलिस्ट बिल्कुल इसके उलट कहते थे कि कोई भी कभी भी घोड़े के अंदर से, या सफ़ेद घोड़े के अंदर से, या सफ़ेद महल के अंदर से, या सफ़ेद दीवार के अंदर से सफ़ेदी निकाल के उस दीवार से अलहदा करके, या घोड़े से अलहदा करके, या महल से अलहदा करके हमारे सामने नहीं रख सकता। जब भी आपने दिखाना है कि क्या चीज़ सफ़ेद है, तो आप या तो घोड़े की तरफ इशारा करें, किसी ना किसी चीज़ की तरफ इशारा करेंगे। कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ सफ़ेदी हो, या सिर्फ़ और सिर्फ एब्सोल्यूट सफ़ेद हो। इसी तरह बेरेंगेरियस ऑफ टूर्स भी एक नॉमिनलिस्ट थे, और रोज़लिन इंतहाई अहम शख्सियत कि जिनकी पैदाइश 1050 में हुई और वफ़ात 1120 में हुई। उनका ये कहना था कि यूनिवर्सल जो है वो सिर्फ एक लफ्ज़ है जिसकी कोई मादी वजूद है ही नहीं, कोई ऐसी मादी सिफ्त है ही नहीं जिसकी बुनियाद पे हम ये किसी चीज़ को भी, किसी बड़ी कैटेगरी को एक यूनिवर्सल कैटेगरी तस्लीम कर लें। रोसेलिन जो थे उनको चर्च ने कहा कि वो एक डायलेक्टिकल हेरिटिक है। उनका नाम ये पड़ गया द डायलेक्टिकल हेरिटिक, क्योंकि उनका ये तसव्वुर था कि हर चीज़ इनफरादी, एवरीथिंग इज़ इंडिविजुअल। इससे जो नतीजा निकलता था थियोलॉजी के हवाले से, वो ये निकलता था कि अगर बाइबल में फादर, सन और होली गोस्ट का जिक्र है, तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो एक नहीं बल्कि फिर तीन चीज़ें होंगी, यानी कि ये ट्राइथिज्म बन गया, यानी कि तीन मुख्तलिफ चीज़ों की परस्तिश। तो ये तो बिल्कुल मोनोथिज्म के, जो कि क्रिश्चियनिटी की एक बुनियाद है, उसके खिलाफ था। लिहाजा जो नॉमिनलिस्ट डायलेक्टिशियंस थे उनके हवाले से चर्च का ये ख्याल था कि ये बुनियादी तौर पे हेरेटिक्स हैं, क्योंकि ये सोच को ट्राइथिज्म की तरफ लेकर जा रहे हैं। इस डिबेट का नतीजा जो है वो ये बना कि एक नया डॉक्ट्रिन पैदा हुआ जिसको हम कहते हैं मॉडरेट रियलिज्म। मॉडरेट रियलिज्म एक तरफ अल्ट्रा रियलिज्म को भी अटैक करता था और दूसरी तरफ नॉमिनलिज्म को भी अटैक करता था। वो ये कहते थे कि नॉमिनलिस्ट से ये मिस्टेक है कि वो ये समझते हैं कि तमाम यूनिवर्सल्स जो हैं वो सिर्फ अल्फाज हैं कि जिनकी बुनियाद पे कोई ऐसी ऑब्जेक्टिव, कोई ऐसी मौरूज़ी हकीकत है ही नहीं, बल्कि ये गलत है। और अल्ट्रा रियलिस्ट जो ये कहते हैं कि वो सिर्फ जिसका जिक्र किया जा रहा है, मिसाल तौर पे सफ़ेदी, वो मादी तौर पर हर चीज़ के अंदर एग्जिस्ट करती है, ये भी बात दुरुस्त नहीं। एबेलार्ड जिनकी पैदाइश 1079 में हुई और वफ़ात 1142 में हुई, उन्होंने अल्ट्रा रियलिस्ट पे इस तरह से तनकीद की। उन्होंने ये कहा कि अगर तो सोक्रेटिस और प्लेटो, हम कहते हैं दोनों इंसान हैं, इसमें कोई शक नहीं, और हम ये नतीजा अख़ज़ करते हैं कि इंसान एक ऐसी सिफ्त है कि दोनों के अंदर मौजूद है, तो फिर हम इसी से इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि सोक्रेटिस जो है वो प्लेटो है और प्लेटो जो है वो सोक्रेटिस है, लिहाजा एक ही बंदा जो है वो दो जगहों पे मौजूद है। तो ये तो हो नहीं सकता। लिहाजा ये कोई मादी सिफ्त ज़रूरी नहीं कि हो मौजूद, बल्कि ये एक थ्योरेटिकल एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि आप किसी चीज़ की एक प्रॉपर्टी लेते हैं जो उसकी एसेंस हो या उस हवाले से एसेंस हो, मिसाल तौर पे उसका रंग या उसकी नस्ल या जो भी, और उस एक प्रॉपर्टी
کو آپ جنرلائز کرتے ہیں. تو ایبسٹریکشن جو ہے بنیادی طور پہ کسی ایک پراپرٹی پر کسی ایک معروضی پراپرٹی پر بنیاد رکھتی. لہٰذا نومنلسٹ بھی غلط ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی پراپرٹی ہے ہی نہیں اس چیز کے اندر, کوئی ایسی صفت اس چیز کے اندر ہے ہی نہیں, یہ تو صرف لفظوں کا کھیل ہے. وہ بھی غلط ہیں کیونکہ وہ پراپرٹی ہے مگر وہ ایک امنگسٹ مینی ادر پراپرٹیز ہے. وہ ایک پراپرٹی ہے کئی ساری اور مختلف پراپرٹیز کے اندر. اس میں گلبرٹس پوریٹانس بھی شامل ہیں, ہیو آف سینٹ وکٹر بھی شامل ہیں, جان آف سیلسبری بھی شامل ہیں, سینٹ پیٹر ڈیمین بھی شامل ہیں, جراڈ آف زیناٹ بھی شامل ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو جدلیات کا استعمال کیا نومنلسٹ نے, یہ بنیادی طور پہ ہیریسی تھی یا جدلیات کا غلط استعمال تھا. مثال کے طور پہ آرچ بشپ لینفرانک یہ کہتے ہیں کہ ڈائلیکٹکس قصوروار نہیں مگر ڈائلیکٹکس کا جس طرح استعمال ہوا ہے وہ غلط تھا.